First row, right of the director. Uday Sinha. Second row, third seat. Alok Mittal. Second row, fifth seat. Shaini Rao. Third row, fifth सर ये रैंक के हिसाब से बैठना जरूरी है सर? Venkat Subramanyam. क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सर मुझे तो पूरे ग्रेडिंग सिस्टम से प्रॉब्लम है सर। ऐसा लगता है कोई कास्ट सिस्टम है। ए ग्रेड स्टूडेंट्स बादशाह, सी ग्रेड स्टूडेंट्स गुलाम। इट्स नॉट नाइस सर। सो यार फाइनली एजुकेशन सिस्टम ने रैंचो की बात सुन ली है, रैंचो की बात मान ली है और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी है। तो आज के इस वीडियो में हम इस नई एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स रोल आउट। सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी को और ये एजुकेशन पॉलिसी हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक मैसिव चेंज लाएगी, एक तरह से रेवोल्यूशन लाएगी हमारे एजुकेशन सिस्टम में और कई सारे की रिफॉर्म्स और चेंजेस इंट्रोड्यूस करे जाएंगे फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। जो सबसे पहला चेंज किया गया है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर जिसको हम लोग HRD मिनिस्ट्री भी कहते थे, उसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा। उसका नाम बदलकर HRD से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। अगर हम इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी के बैकग्राउंड की बात करें तो टोटल अब तक 3 बार नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जा चुकी है। फर्स्ट टाइम कोई भी एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंट्रोड्यूस करी गई थी। इस समय इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी और कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से 1968 में नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी गई थी। सेकेंड टाइम जब कोई भी नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई थी वो 1986 का पीरियड था, जब राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। और अब 34 ईयर्स के बाद 2020 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। तो 86 और 20 के बीच में कई बार एजुकेशन पॉलिसी में अमेंडमेंट्स हुए, कई बार चेंजेस करने पड़े, लेकिन 2020 में अब गवर्नमेंट एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रही है। इस पॉलिसी का जो आप सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फिर सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट आप कह सकते हैं वो ये है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग 10+2 सिस्टम था, जो ये 10+2 का स्ट्रक्चर था, इसको चेंज करके रिप्लेस किया जाएगा 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर से। तो इस नए स्ट्रक्चर के हिसाब से स्कूलिंग पीरियड को 4 डिफरेंट स्टेजेस में बांटा जाएगा। जो सबसे पहला स्टेज होगा वो होगा फाउंडेशनल स्टेज, जो सेकंड स्टेज होगा वो होगा प्रिपरेटरी स्टेज, जो थर्ड स्टेज होगा वो होगा मिडिल स्टेज और फाइनली फोर्थ होगा सेकेंडरी स्टेज। आगे वीडियो में हम इस नए स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज। तो फाउंडेशन स्टेज का स्पैन पूरे 5 ईयर्स का होगा और इसमें बच्चों की एज ग्रुप 3 to 8 ईयर्स की होगी। तो फाउंडेशन स्टेज में सबसे पहले एक बच्चे को प्री स्कूल में भेजा जाएगा, जहाँ पर उसको लैंग्वेज स्किल्स या फिर कोग्निटिव स्किल्स सिखाई जाएंगी और सारी लर्निंग प्री स्कूल में प्ले बेस्ड या फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। उसके बाद एक बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास में एंटर करेगा। फर्स्ट और सेकंड क्लास भी फाउंडेशन स्टेज का ही पार्ट है, क्योंकि यहीं पे बच्चों का फाउंडेशन या फिर बेस बनता है। और फिर नेक्स्ट जो स्टेज आती है, जो सेकंड स्टेज है, वो है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें बच्चों का एज ग्रुप 8 to 11 ईयर्स रहेगा एंड दे विल बी अपीयरिंग फॉर क्लासेस 3 to 5। सेकेंड स्टेज का स्पैन टोटल 3 ईयर्स का रहेगा और इस स्टेज में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी वो ये होगी कि इस स्टेज में बच्चों को उनकी लोकल लैंग्वेज या फिर उनकी स्टेट लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आएगी हमारी थर्ड स्टेज और थर्ड स्टेज को मिडिल स्टेज का नाम भी दिया गया है। इसमें बच्चों की एज ग्रुप होगी 11 to 14 ईयर्स और बच्चे इसमें 6 to 8 स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे और थर्ड स्टेज का भी स्पैन 3 ईयर्स का ही होगा। तो इस स्टेज में जो यूनिक पॉइंट है वो ये है कि थर्ड स्टेज में कोडिंग और वोकेशनल एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करी जाएंगी और बच्चों को सिखाई जाएंगी। जो अभी का हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम था उसमें कोडिंग क्लास 11th में सिखाई जाती थी, लेकिन नए एजुकेशन सिस्टम में क्लास 6 से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। इस स्टेज का एक और यूनिक पॉइंट है कि इस स्टेज में वोकेशनल कोर्सेज और वोकेशनल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करी जाएगी और स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करी जाएगी। थर्ड स्टेज के बाद आता है लास्ट स्टेज, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्टेज भी कहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट की एज ग्रुप होगी 14 to 18 ईयर्स और वो 9 to 12 स्टैंडर्ड में पढ़ेगा। तो इस स्टेज की जो यूनिक बात है वो ये है कि ये स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा सब्जेक्ट चूज़ करने की एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सिस्टम। प्रीवियस सिस्टम में हमें 10th क्लास के बाद 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड किया जाता था, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। तो इसमें सब्जेक्ट चूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। एक फिज़िक्स पढ़ने वाला बच्चा पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकता, लेकिन इस नए पॉलिसी में एक स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी उसके सब्जेक्ट को चूज़ करने में, उसके सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में। इस नई पॉलिसी के अंडर
टीचर्स पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि टीचर किसी भी एजुकेशन सिस्टम के बेडरॉक होते हैं और इस नई पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में टीचर्स का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस पॉलिसी में ये भी मेंशन है कि गवर्नमेंट प्यूपल टीचर रेशियो को कंट्रोल में लाना चाहेगी। तो प्यूपल टीचर रेशियो क्या होता है कि एक टीचर के अंडर, एक पर्टिकुलर टीचर के अंडर कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये नंबर जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि टीचर हर एक बच्चे पे कंसंट्रेट कर पाता है। तो गवर्नमेंट इस प्यूपल टीचर रेशियो को कंट्रोल करना चाहेगी ताकि टीचर अपनी क्लास के हर एक बच्चे पर कंसंट्रेट कर सके। आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी से ग्रेजुएशन लेवल में क्या चेंजेस आए हैं या फिर हायर स्टडीज़ में क्या चेंजेस आए हैं। जो सबसे पहला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है ग्रेजुएशन लेवल पे, वो है कि मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम विद एग्जिट ऑप्शन। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो किसी स्टूडेंट ने अपने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स से किसी रीजंस की वजह से ड्रॉप आउट करने का फ़ैसला लिया है, तो अगर वो फर्स्ट ईयर में ड्रॉप करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा इंस्टीट्यूशन की तरफ से, और अगर वो सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट करता है तो उसको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा उस इंस्टीट्यूशन की तरफ से। और अगर फ्यूचर में वो वापस से यही डिग्री परस्यू करना चाहता है तो उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ से उसने लीव किया था, जहाँ से उसने ड्रॉप किया था, वो वहीं से कंटिन्यू कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर है, क्योंकि जो अभी हमारा प्रेजेंट सिस्टम था उसमें अगर कोई भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर में ड्रॉप करता है और फ्यूचर में वो वापस वही डिग्री लेना चाहता है तो उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा मेजर उठाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं जो हमारे एजुकेशन सेक्टर में आएंगे इस नई पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद। जैसे कि जो एजुकेशन पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो इंक्रीज़ होकर 6% ऑफ द जीडीपी हो जाएगी। तो अगर हम कंपेयर करें तो पहले इंडिया का 3 to 4% जीडीपी का हिस्सा एजुकेशन पर खर्च होता था, और अब इसको इंक्रीज़ करके 6% ऑफ द जीडीपी तक स्पेंड किया जाएगा एजुकेशन पे। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ का एक्सपेंडिचर देखें एजुकेशन सेक्टर पे, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बहुत पहले से ही अपनी जीडीपी का 6 to 7% हिस्सा एजुकेशन पर स्पेंड करते आ रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया एजुकेशन सेक्टर पे अच्छा खासा स्पेंड करे, अपनी जीडीपी का कम से कम 6 to 7% हिस्सा वो एजुकेशन सेक्टर पर स्पेंड करे। इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये भी पॉइंट इंक्लूडेड है कि जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इंडिया में ऑपरेट करने का मौका मिलेगा, वो इंडिया में अपने कैंपसेस सेट कर पाएंगी। तो ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर होगा और इससे इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।